नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि जो आर फैक्टर है वो उसकी गति बढ़ गई है। अब वो जो पहले 1.2 था, अब इधर पिछले 4-5 दिनों से 1.8 हो गया है। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने चिंता जताई है और सभी राज्यों को चेतावनी दी है कि वो कोरोना का जो त्योहारी मौसम आ रहा है इसके चलते खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा जो कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी उस पर रोक लगाई गई। उसके बाद जो है अभी आगे आने वाले समय जो त्यौहार के हैं उस पर बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। उधर राज्य केंद्र ने यह भी चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर चाहें तो देख लें कि कहाँ पर कैसी स्थिति है, उसको देखते हुए वहाँ पर सख्ती बरत सकते हैं, यानी लॉकडाउन के भी संकेत केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए हैं। केरल में मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पूरे भारत की तस्वीर अब धीरे धीरे तीसरी लहर की आशंका के चलते चपेट में आती जा रही है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें कहा है कि 16 अगस्त से स्कूलों को और कॉलेजों को खोलने का आदेश दिया गया। आज कल एक और बैठक हुई जिसमें कहा गया है कि प्राइमरी सेक्शन यानी कि जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल थे उनको अभी तक नहीं खोलने जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन कल एक बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्कूलों को भी तैयार कर रहे हैं और 1 सितंबर से कक्षा 1 से 8 तक, यानी जो छोटे नौनिहाल हैं हमारे बच्चे, जिनको ये भी नहीं पता कि मास्क कैसे लगाना है और कितनी देर तक वो मास्क लगा के रह पाएंगे, ये सिर्फ कल्पना की बात है, उनके स्कूल भी कक्षा 1 से 8 तक खोले जा रहे हैं। ये सरकार ने ये मंत्रियों से और अधिकारियों से वार चर्चा के बाद इस तरह का निर्णय लिया है। लेकिन इस तरह के जब बीमारी है, महामारी है, तो उसको लेकर जो भी निर्णय होते हैं वो किसी विशेषज्ञ या किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर के करने चाहिए। लेकिन इस मामले में चिकित्सक से कोई राय नहीं ली गई है। टीम 9 से राय लेकर के इस तरह की चीज़ें शुरू की गई हैं। हम इस मामले में प्रदेश के जाने माने चिकित्सक और केजीएमयू के रेस्पिरेटरी विभाग के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत से आज हम समझेंगे कि वास्तव में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के कितना खतरा है, किस तरह की आशंका है, कब तक ये कोरोना पीक पर जा सकता है और जो स्कूलों को खोला जा रहा है उस पर किस तरह के खतरे हैं। क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं और आपने देखा है, समझा है अच्छी तरह से कि उन्होंने पिछले कोरोना काल में तमाम तरह की राय दी। उनकी सलाह पर ही सरकारों ने तमाम बार उनकी सलाह मानी है और उसके बाद लोगों ने उनकी सलाह मान करके अपनी जान बचाई है। केजीएमयू के डॉक्टर सूर्यकांत किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हर व्यक्ति उनको जानता है। जो कोरोना काल से गुजरा है उसको डॉक्टर सूर्यकांत के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपकी आवश्यकता पूरे प्रदेशवासियों को पड़ गई है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये आर फैक्टर क्या होता है। जैसा आपने एक बार बताया था कि इससे संक्रमण की गति जो है एक लोगों से कई लोगों में बढ़ जाती है, अब ये 1.8 हो गई है। तो इसको आपको देखकर क्या लग रहा है कि जो कोरोना के जो मरीज हैं वो संक्रमण कितनी तेज़ी से फैलेगा और जो आशंका जताई जा रही क्या वो सही है? देखिए राजेश जी, पहले तो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बधाई कि कोरोना काल में आपने कोरोना के हर संवेदनशील मुद्दे को सरिता प्रवाह के माध्यम से उठाया है। और आपने जैसा कहा कि मैं चिकित्सक को हूँ, लेकिन उससे ऊपर अपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का शुभचिंतक हूँ। तो चिकित्सक और शुभचिंतक दोनों होने के नाते कोविड के हर पहलू की जानकारी देना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है और मैं इसे पूरी तरह से अच्छे इसकी जिम्मेदारी को समझता हूँ। अभी जो आपने बात कही आर फैक्टर की, तो देखिए ये मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस चेन्नई में, जो कि एक मैथमेटिकल मॉडल का चेन्नई में इंस्टीट्यूट है, तो उनका ये मैथमेटिकल मॉडल है जो ये प्रिडिक्ट करता है कि क्या कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं या उतने ही रहने वाले हैं या किस प्रदेश में बढ़ेंगे और किस प्रदेश में उतने ही रहेंगे, किस प्रदेश में घटेंगे। तो आर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव नंबर को, अर्थात रिप्रोडक्शन का मतलब होता है संख्या बढ़ना। तो कोविड-19 का आर नंबर या आर फैक्टर अगर हम न्यूट्रल मान लें, यानी कि संख्या उतनी रहने वाली है, तो इसको हम 1 मान सकते हैं। अब आर फैक्टर की अब देखिए वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके डिटेल्स में हम जाएंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी समझने में आपको दर्शकों को। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आर फैक्टर अगर 1 है तो इसका मतलब, जैसे कानून की भाषा में कहा जाता है, स्थितियां कंट्रोल में हैं। तो आर फैक्टर का मतलब न्यूट्रल है और न कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में चल रही है। अब ये आर फैक्टर घटता है, 1 से नीचे होता है, 0.9 आता है, 0.8 आता है, 0.5 आता है।
तो इसका मतलब है केसेस का घटना, यानी केसेस हमारे घट रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश का पिछले 2 हफ्ते से 4-5 दिन पहले तक ये आर फैक्टर कम होता जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस जो हैं वो 30-35 या 40 पर डे रह गए थे। लेकिन अभी कुछ 4-5 दिन से अब ये उत्तर प्रदेश में भी केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पूरे देश की हम बात करें तो पिछले 3 हफ्ते से लगभग ये हमारे 35-40 हज़ार के बीच में केसेस बने हुए थे, लेकिन अभी देखिए अब ये 40 हज़ार को क्रॉस कर रहे हैं, अब 40 हज़ार को बढ़ जा रहे हैं। इसी तरह केरल में केसेस बहुत दिनों से 1 महीने से लगभग बढ़े हुए नज़र आ रहे थे, केरल और महाराष्ट्र में और कुछ साउथ ईस्ट की स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में। और लेकिन बीच में जो एक गड़बड़ी हुई केरल सरकार से कि बकरीद में 3 दिन रिलैक्सेशन दे दिया गया, उसके कारण अचानक संख्या बढ़ गई और 22 हज़ार तक पहुंच गए पर डे। अब समस्या ये है कि आर नंबर 1 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब केसेस बढ़ेंगे। आर नंबर 1 होगा, इसका मतलब न्यूट्रल सिचुएशन है, और आर फैक्टर 1 से कम जाएगा, इसका मतलब संख्या घटेगी। अब ये चिंता का विषय ये है कि इंडिया का आर फैक्टर 1 से बढ़कर 1.2 हो गया है, अर्थात अब इंडिया में ये खतरे की घंटी बहुत साफ सुनाई देने लगी है कि अब भारत में केसेस घट नहीं रहे हैं, स्थिर नहीं रह रहे हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। और इस घंटी को हम सबको सुनना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या भारत के कोई भी 28 राज्यों में से कोई प्रदेश हो या 8 यूनियन टेरिटरी में कोई यूनियन टेरिटरी हो। इन सबको ये सोचना चाहिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। वास्तव में थर्ड वेव के मुहाने पर हम बैठे हुए हैं। थर्ड वेव की न सिर्फ दस्तक हो चुकी है, बल्कि उस दस्तक के बाद दरवाज़ा भी खुल चुका है। तो दस्तक हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दरवाज़ा खुल जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें पुनः कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुशासन ये अपनाना पड़ेगा। आर वेव एक्चुअली निर्भर किस पर करता है, मैं आपको बता दूं, आर फैक्टर इस पर निर्भर करता है कि कोरोना वायरस को अगर मानव शरीर में घुसने का मौका मिलता रहेगा तो आर वेव बढ़ेगा। अगर कोरोना वायरस शरीर में, मनुष्यों के शरीर में नहीं प्रवेश कर पा रहा है, उनके अंदर कोई बीमारी नहीं कर पा रहा है और वो छटपटा रहा है, वो तड़प रहा है कि नहीं मुझे मनुष्य नहीं मिल रहे, मैं कहाँ घुसूँ, कहाँ जाऊँ, तो आर वेव घटेगा। और आर वेव निश्चित संख्या में लोगों को अगर संक्रमण हो रहा है और उतनी ही संख्या बनी हुई है तो ये न्यूट्रल रहता है, यानी 1 रहता है। तो अब चूंकि ये जो आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन से आर वेव और आर फैक्टर या आर नंबर का बढ़ना शुरू हुआ है, ये वास्तव में बहुत खतरे की घंटी है और हम सभी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये अभी आपने देखा होगा रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर पीक पे होगी और अगस्त से मरीजों की संख्या बढ़ने होगी। आप देख रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं, चुनावी माहौल शुरू हो गया है। आज ही हमने देखा कि सपा की साइकिल यात्रा थी जिसमें आदमी पर आदमी था और किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा था। तो ऐसी स्थिति में संक्रमण किस तरह से बढ़ेगा, और आप चूँकि चिकित्सक हैं तो आप बता सकते हैं बेहतर ढंग से कि जो है वास्तव में जो कोरोना रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कितनी ऑथेंटिक हैं और कब तक ये पीक पे जाएगा। देखिए राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि अभी बकरीद हम लोग निकल चुके हैं और बकरीद में जहाँ जहाँ ढिलाई हुई है उनका नतीजा भी हम लोग देख चुके हैं। अब रक्षाबंधन आने वाला है। देखिए 22 अगस्त का रक्षाबंधन है और फिर उसके 8 दिन बाद जो है वो जन्माष्टमी है और उसके बाद हम चले जाएंगे अक्टूबर के महीने में तो फिर दशहरा है और उसके बाद दिवाली है। अर्थात सितंबर और अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीनों महीने हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत क्रूशियल हैं। अगर मैं अक्सर कहता आया हूँ कि अगर 3 महीने का सब्र हम कर गए, इन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बारे में हमने बहुत पहले से भविष्यवाणी कर रखी है कि सबसे ज़्यादा अनुशासन, सबसे ज़्यादा धैर्य और सबसे ज़्यादा हमारी धैर्य की परीक्षा अगर कहीं होने वाली है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों में होने वाली है। अगर हम धैर्य अपना गए, अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बनाए रखा, मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, घर से बाहर निकलिए तो मान के चलिए कि ये घर की दहलीज नहीं लांघ रहे हैं आप, ये दहलीज नहीं सिर्फ लांघ रहे हैं, ये लक्ष्मण जी की बनाई हुई जैसे लक्ष्मण रेखा थी सीता जी के लिए, वो सीता जी के लिए थी, हम सब भारतवासियों के लिए है कि दहलीज को अगर क्रॉस करें तो पहले तो दिमाग में देखिए क्या हम जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या कोई इमरजेंसी काम है तभी निकल रहे हैं, कोई हम बेफालतू तो नहीं निकल रहे हैं।
तो बेफालतू बाहर मत निकलिए। ना आपके धार्मिक स्थान कहीं जा रहे हैं, ना आपके त्यौहार कहीं जा रहे हैं, ना आपके रस्म व रिवाज कहीं जा रहे हैं, सब यहीं रहनी है। और ना कहीं ये हमारे पर्यटक स्थल कहीं जा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कैंपटी फॉल का वीडियो देखा, आपने मनाली के सीन्स देखे, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और ख़ास तौर पर अभी फिर अक्टूबर के महीने में छुट्टियां मिलेंगी दशहरा दिवाली की, उसके बाद फिर लोग आउटिंग करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ना तो आपके त्यौहार कहीं भागे जा रहे हैं, अगले साल फिर आएंगे, तो अगले साल सुकून से हम त्यौहार मना सकें, अगले साल सुकून से हम बच्चों को पढ़ा सकें, अगले साल सुकून से हम बच्चों के साथ पिकनिक पे जा सकें, टूरिस्ट प्लेसेस पे जा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 3 महीने का सब्र करना होगा, 3 महीने का हमें अनुशासन रखना होगा। नहीं तो विस्फोटक स्थिति सेकेंड वेव में हो चुकी है। आप सबको याद है अप्रैल मई 2021 का महीना, तो ये अप्रैल मई की पुनरावृत्ति अगस्त से अक्टूबर के बीच में ना हो जाए, इसके लिए हमारी बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही निकलें, जिस तरह से कोई 2 व्हीलर वाला हेलमेट पहन के निकलता है। हम घर से बाहर निकलें तो लोगों से 2 गज की दूरी बना के रखें, क्योंकि हम सबको माने कि सब लोग कोरोना से संक्रमित हैं। और 2 गज की दूरी के साथ साथ जहाँ मौका मिले वहाँ हाथ मिलाते रहें। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने यानी डॉक्टर सूर्यकांत ने अपनी तरफ से कही है कि हाथ मिलाने से भी संक्रमण इधर का उधर फैल जाता है, तो कृपया हाथ मिलाने से भी परहेज रखिए और नमस्ते का पालन करिए। सर, दूसरी लहर से ज़्यादा तीसरी लहर आप चूँकि देख चुके हैं, आपने तीनों लहर देखी है, किस तरह उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर में त्राई त्राई मची थी। तीसरी लहर में क्या तैयारी जो सरकार की है वो पर्याप्त है? तीसरी लहर क्या दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक होगी या उससे कम खतरनाक होगी? नहीं, देखिए, तीसरी लहर तो मेरा मानना है कि दूसरी लहर से ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी, उससे माइल्ड ही होगी। और अगर जैसा मैंने कहा कि जनता थोड़ा सा अगर सहयोग कर जाए तो तीसरी लहर बिल्कुल मामूली होगी। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि तीसरी लहर का हम किस तरह से स्वागत करेंगे और किस तरह से मुकाबला करेंगे। देखिए, सरकार की तैयारी की जहाँ की बात है, सरकार की ने तैयारी पिछले बार का सबक लेते हुए बहुत अच्छी की है। मैं पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तैयारी बता दूँ आपको कि हमारा जब सेकेंड वेव नहीं आई थी तो हम 200 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल चलाते थे। और उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो सरकार ने कहा कि संख्या बढ़ाइए, तो ये संख्या हम 1100 बेड तक ले गए थे। तो आज हमारे पास 1100 बेड की तैयारी है। इसके साथ साथ हमने एक एडिशन और किया है कि जो एडल्ट यानी बड़े लोगों के लिए जो आईसीयू थे वो तो थे ही थे, वो हमारे पास व्यवस्था है ही है। उसके साथ साथ हमने 100 बेड का ये बच्चों का आईसीयू भी एक निर्माण किया है। तो इस तरह से बच्चों के आईसीयू इस विशेष रूप से निर्माण किए गए हैं। ये खास तौर पे जानते हुए कि थर्ड वेव में चूंकि 18 साल से कम लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो इसलिए ये 18 साल से कम लोग ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो इनके लिए अलग से आईसीयू का निर्माण किया गया है। इनके आईसीयू के रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, वेंटिलेटर के टाइप्स अलग होते हैं, इनके डॉक्टर अलग होते हैं, चिकित्सक अलग होते हैं, टीम इनकी अलग होती है। डॉक्टर साहब, बीच में रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक रिपोर्ट आई अभी आप लोगों के वहाँ से आई है जिसमें कहा गया है कि जो वेंटिलेटर लगाए गए हैं जो बच्चों के लिए, वो वेंटिलेटर बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उससे वो वेंटिलेटर बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा है। जी, छोटे बच्चों के लिए बात आई है कि जो साल भर से छोटे बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए वो उपयुक्त नहीं है। बड़े बच्चों के लिए तो लगाए जा सकते हैं सेम वेंटिलेटर, लेकिन उनके लिए थोड़े से मॉडिफाइड वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये शासन के समक्ष संज्ञान में लाया गया है और मेरे ख्याल से इसकी तैयारी भी चल रही होगी कि इनको किस तरह से रिप्लेस किया जाए। एक चीज़ और है कि संजय गांधी में भी कुछ बच्चों के बेड के आईसीयू बनाए गए हैं, लोहिया में भी बनाए गए हैं, और सरकार ने ये भी निर्देश दिए हैं, ये तो सरकारी कोई प्रवक्ता अच्छी तरह से बता सकता है सरकार ने, लेकिन जो मैंने मीडिया में जाना है, पढ़ा है, जानकारी है मुझे, उसके हिसाब से जिला अस्पताल में भी और सीएससी लेवल पे भी कम से कम 10 बेड का एक आईसीयू ये बनाने की बात हुई है। लेकिन और सबसे बड़ी बात तो ये प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी त्राही हुई थी सेकेंड वेव में, तो उसको देखते हुए पीएम केयर फंड से और एक अलग से जो 25,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, उसकी तरफ से पर्याप्त मात्रा में अब ऑक्सीजन प्लांट देश में मौजूद हैं। प्रदेश में भी अच्छे खासे हैं, 150 के करीब प्लांट ऑलरेडी बन चुके हैं, बाकी बनने की प्रक्रिया में है। पूरे देश में बहुत सारे प्लांट ऑक्सीजन के बनाए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी ना कर पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी तैयारी की है, बहुत बड़ी तैयारी है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि थर्ड वेव में ऑक्सीजन की कोई समस्या आएगी। तो सरकार की तैयारी अच्छी है, लेकिन जनता की जो भागीदारी होनी चाहिए उस पर मेरा प्रश्न चिन्ह है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जितनी अच्छी तैयारी सरकार कर रही है उसकी भागीदारी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। और सब जनता बिल्कुल नहीं कोऑपरेट कर रही। आप सड़क पे निकलिए, कोई मास्क अब नहीं लगाता है, कोई शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहा है,
कोई जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं। और तो मैं हास्यास्पद ये है कि किसी सरकारी बिल्डिंग से पहले जो हैंड सैनिटाइज़र की मशीनें लगी थी, अब किसी में आपको फ्लूइड उसमें नहीं मिलेगा, वो भरा ही नहीं जा रहा है सैनिटाइज़र उसमें। तो इस तरह की चीज़ें, लापरवाही तो चरम पे हो रही है। और अक्सर एक अहम सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का आदेश दिया, पहले कहा गया था कि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुल जाएंगे। ये कहा गया कि जो है चूँकि इन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको टीकाकरण नहीं हुआ। पिछली बार आपकी बातचीत हुई थी तो आपने कहा था टीकाकरण हो जाए तो स्कूल खोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो है आज जो आदेश हुआ है इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से स्कूल खुल जाएंगे 1 सितंबर से। तो आपका क्या मानना है कि क्या बच्चों के लिए ये खतरा नहीं है? बच्चों को स्कूल खोलना मुश्किल नहीं आएगी समाज में? दूसरी बात ये कुछ चंद स्कूल ऐसे हैं जिन लोगों ने बना लिया है कि हाँ हमें स्कूल खोलना है, 500 दिन से स्कूल बंद है, स्कूल खोलना चाहिए। तो आपको क्या, चिकित्सक होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार ने ये गलत फैसला लिया है, इस फैसले पर पुनर्विवेचना होनी चाहिए, पुनः एक बार तैयारी करनी चाहिए कि क्या ये फैसला लिया गया नहीं गया और इसका पुनः निर्णय होना चाहिए? देखिए राजेश जी, ऐसा है कि इस विषय पे आने पहले मैं आपको बता दूं, जनता से मैं थोड़ा एक अपील कर दूं। जनता वास्तव में लापरवाह है, ये तो आपने भी कहा और आपने देखा भी, आपकी मीडिया ने भी देखा, हम लोग भी देख रहे हैं कि भाई देखिए, अगर आप लापरवाही करेंगे तो अल्टीमेटली वो लापरवाही आप पर तो भारी पड़ेगी, लेकिन हम चिकित्सकों पर उससे ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। तो कृपया मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चिकित्सकों की चिंता को ही ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी अनुशासन में रहिए। अब तक 18 महीने के अंदर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं डेटा बता रहा हूँ, 1500 से ऊपर चिकित्सकों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते मौत हो गई। और हमने व्यक्तिगत रूप से, यानी डॉक्टर सूर्यकांत ने और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एज ए एसोसिएशन के रूप में सरकार से मांग की है कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इनको वही सुविधाएं दी जाएं जो एक जवान को मिलती हैं शहीद होने पर। एक बात। दूसरी बात यह है कि तो अगर जनता लापरवाही करेगी तो हमारे डॉक्टर फिर काल के गाल में समा जाएंगे, उनको फिर खतरा हो जाएगा। तो कृपया अपने लिए नहीं तो कम से कम डॉक्टरों के जीवन की चिंता करते हुए थोड़ा सा अनुशासन बरतें। अब मैं आता हूँ स्कूल की बात पर। तो देखिए, जब भी मैंने 3 महीने से मैं बराबर कह रहा हूँ कि भाई बच्चों के लिए खुशखबरी है, टीकाकरण आ रहा है तो टीकाकरण करवा दो, उसके बाद बच्चों के स्कूल खोल दो। ये मैं कह रहा हूँ 3 महीने से मैं कह रहा हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाई अब 1 महीना रह गया है, मुश्किल से राजेश जी 1 महीना रह गया है। 3rd फेज का कोवैक्सीन का बच्चों का ट्रायल जो है वो पूरा हो चुका है। कोवैक्सीन हमारी भारतीय स्वदेशी वैक्सीन है, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की वैक्सीन है और इसका 3 तरह के ग्रुप में ट्रायल किया गया है। 12 से 18 साल के उम्र के लोगों के बीच में, 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच में और 2 साल से 6 साल के बीच। यानी इसकी जो वैक्सीन का ट्रायल है वो 2 साल से लेकर 18 साल के सभी लोगों पर किया गया है। अब ये जो वैक्सीन आने वाली है, दुनिया में कोई अभी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो 2 साल से 18 साल को कवर कर सके। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए अपने डॉक्टरों पर, अपने साइंटिस्ट पर, अपने इस भारत बायोटेक पर कि 2 साल से ले 18 साल की वैक्सीन, इसका ट्रायल पूरा हो चुका है, 3rd ट्रायल पूरा हो चुका है। रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, इसकी एनालिसिस और सबमिशन चल रहा है और जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये परमिशन दे देंगे और सितंबर के पहले नहीं तो दूसरे सप्ताह से रोल आउट हो जाएगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और व्यक्तिगत रूप से देखिए, अब मैं चूँकि सरकारी चिकित्सक हूँ तो नेचुरली मुझे तो सरकार का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत जो मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन हो और उसके बाद बच्चों के स्कूल खुलें। अगर बच्चों, देखिए बात तो सही है कि भाई बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है और बच्चों को बचाना भी ज़रूरी है। मैं कल से ही बात कह रहा हूँ कि भाई बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है और बच्चों को बचाना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि पढ़ाई की कीमत पर उनकी जान खतरे में पड़ जाए। तो मैंने कहा है कि भाई जैसे कई खबर आई कि उत्तर प्रदेश में 50 से जिले ऐसे हैं जहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं आ रहा है। तो भाई ठीक है, फेज वाइज में आप शुरू कर दीजिए। जहाँ बिल्कुल केसेस नहीं आ रहे हैं वहाँ प्राथमिकता पे स्कूल खोल दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे उनको ले लीजिए जहाँ कम केसेस आ रहे हैं। फेज वाइज का अनुभव भी 2 हफ्ते का काम आ जाएगा। 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में क्या अनुभव रहा उन बच्चों का इन स्कूल का। और दूसरी बात क्या है कि ये कुछ चीज़ें मैंने कहा है, अभिभावकों से भी अपील की है, सरकार से भी अपील मैं कर रहा हूँ और स्कूल के प्रबंधकों से, तीनों से मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई ये सुनिश्चित करना ज़रूर होगा अगर आप स्कूल खोलते हैं कि बच्चा स्कूल से जाए और लौट के आए, तब तक उसकी शारीरिक दूरी का पालन हो, उसका मास्क के नियम का पालन हो, उसके हाथ धोने का नियम पालन का हो, हाथ ना बच्चे एक दूसरे से मिलाएं उसका पालन हो। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो स्कूल की वैन है या पर्सनल वाहन है, वो जो उसमें ड्राइवर जा रहा है या जो भी जा रहा है
उसके दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग बच्चों को बिठाने में स्कूल वैन में वो पूरा हो, और जो स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड हो, स्कूल का पूरा स्टाफ प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक सब वैक्सीनेटेड हों, अभिभावक भी सब वैक्सीनेटेड हों। तो इतनी समुचित व्यवस्था, देखिए रास्ता बहुत कठिन है, स्कूल खोल के और कोरोना के नियम के पालन करा के और स्कूल को चलाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और मैं कहता हूँ जो सरल काम है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैक्सीनेशन करते जाइए और स्कूल में भेजते जाइए, बहुत आसान है। इवन एक डोज के बाद आप भेज सकते हैं। तो आसान काम तो देखिए दूसरा है जो मैं 3 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, इसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सुनिश्चित कराना। अब जैसे मान लीजिए टीचर स्कूल में पढ़ाएगा, तो आप देखिए लोग पार्लियामेंट में भी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोई मास्क में बोलता है क्या? नहीं। जब लोग बोलते हैं तो मास्क नीचे कर लेते हैं जी। तो टीचर भी कितनी देर तक मास्क के अंदर से पढ़ाएगा, तो वो मास्क नीचे कर लेगा, तो कैसे वो मास्क का नियम पालन होगा? और बच्चे इतने दिन बाद मिलेंगे, वो फिर मतलब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे भी सर 6 घंटे मास्क नहीं लगा सकते। नहीं, वो 6 घंटे मास्क नहीं लगा सकते, और दूसरा मिलेंगे तो हाथ मिलाएंगे कि क्या गले मिलेंगे, नोबडी नोज। तो ये शारीरिक दूरी का नियम कैसे पालन होगा? देखिए चुनौतियाँ इसमें बहुत हैं, और लेकिन अगर सरकार, अभिभावक और कोई स्कूल के प्रबंधक, अगर तीनों जो मैंने बातें बताई कि स्कूल से बच्चे के घर से निकलने तक और इस घर के आने तक अगर सब चीज़ों का पालन होता है और उसको सुनिश्चित करके अगर स्कूल खोले जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और नहीं तो साधारण तरीका तो मैं बता ही चुका हूँ, टीका लगाओ इसके बाद स्कूल जाओ। मेरा नारा ये है, टीका लगाओ स्कूल जाओ, टीका लगाओ स्कूल जाओ। तो ये भी एक आसान तरीका है जी। डॉक्टर साहब, ये आपने जो सारी चीज़ें बताई वो बात सही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं। तो बच्चों, आप जानते हैं घर पे भी जब बच्चे साथ में जाते हैं, माता पिता कहीं रिलेशन में जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं, तो बच्चे मास्क लगाने के लिए बार बार टोकना पड़ता है, बच्चे मास्क नहीं लगाते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, प्रैक्टिकल जिस क्लास से हम लोग आते हैं। तो बच्चे 8 घंटे अकेले रहेंगे, अब इतने महीनों बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो मास्क का कितना इस्तेमाल करेंगे ये सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और 8 घंटे बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। लंच ब्रेक होगा या क्लास के बाद जब टीचर आएगी जाएगी तो उस दौरान उनको पूरा मौका मिलेगा। लेकिन जो अब ये आदेश हो गया है तो पेरेंट्स का भी ऊपर दबाव रहेगा और टीचर लगातार प्रेशर में डालेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो ऐसे समय में कोई ऐसी एक उपाय जो अभिभावक अपनाएं कि जी अब बच्चों को स्कूल भेजना ही भेजना है, तो उसमें उनको क्या उपाय अपनाना चाहिए कि बच्चे कोरोना से बचे रहें? जो आपके पास हालांकि बहुत सारे उपाय आप पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए तो आपने बहुत सारे बताया, आइवरमेक्टिन और तमाम सारी दवाएं आपने बताई, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं जो आप प्राइमरी सेक्शन के जाएंगे, यानी 2 साल से करीब 12-13 साल तक के बच्चे, उनके लिए क्या करना चाहिए? मास्क को छोड़ करके, मास्क तो लगाएंगे, जितना लगाएंगे वो लगाएंगे। तो अभिभावकों के लिए क्या आदेश है कि किस तरह का और रखें? स्कूल से बच्चे आए तो उनके साथ क्या बिहेवियर करना चाहिए? स्कूल भेजते समय क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, एक चिकित्सक होने के नाते? जी देखिए, एक तो ये है कि बच्चों को अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पता नहीं है तो उसके बारे में विस्तार पूर्वक अटेंडेंट को बताना चाहिए, और स्कूल के मैनेजमेंट को भी पहली क्लास पहले दिन और हर दिन एक क्लास वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ही होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि आइवरमेक्टिन इतनी वंडरफुल दवा है कि बच्चों के लिए, अगर बच्चे आपके कार्यक्रम देख रहे हैं तो सूर्यकांत अंकल बच्चों को हमेशा कोई ना कोई खुशखबरी लाते हैं और 6 महीने से कोई ना कोई खुशखबरी को उनको बात बता रहे हैं। तो एक खुशखबरी और है मेरे लिए कि अगर 2 साल से 18 मतलब सभी स्कूल खुल जाते हैं तो आइवरमेक्टिन की जो बचाव का जो दवा है वो 2 साल से लेकर 18 साल तक के बीच में भी दी जा सकती है। इतने छोटे बच्चों को बिल्कुल दी जा सकती है। ये सुरक्षित है और पूरी तरह से सेफ है। तो इसके लिए मैं एक प्रावधान बताता हूँ। अभी एक बांग्लादेश में अध्ययन हुआ है, एम्स भुवनेश्वर में अध्ययन हुआ है, और बहुत सारी आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलेक्सिस यानी प्रिवेंशन की ट्रायल्स हुए हैं। उनके निष्कर्षों पर आधार पर मैंने एक प्रोटोकॉल बनाया है। हालांकि प्रोटोकॉल अभी पब्लिश नहीं हुआ है और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ पब्लिश करने की, प्रोटोकॉल लाने की, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत प्रोटोकॉल शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि जनता की बचाव के लिए तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ कि हफ्ते में 1 दिन आइवरमेक्टिन आप बच्चों को दीजिए। किस तरह से दीजिए? अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है, यानी 12 से 18 साल के बीच में, या 12 साल से ऊपर है, तो 12 साल से ऊपर के लिए 12 मिलीग्राम की आइवरमेक्टिन हफ्ते में 1 दिन। 6 साल से 12 साल के बीच में बच्चे को 6 मिलीग्राम वाली आइवरमेक्टिन, और 6 साल से छोटे बच्चे के लिए यानी 2 साल से 6 साल के बच्चे के लिए 3 मिलीग्राम की आइवरमेक्टिन हफ्ते में 1 दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद दी जा सकती है। बहुत सिंपल फार्मूला है, 3, 6, 12। तो 12 किसको देंगे? 12 साल से ऊपर वाले को। 6 मिलीग्राम किसको देंगे? 6 और 12 साल के बीच में। 3 मिलीग्राम किसको देंगे? 2 साल से 6 साल के बीच में। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, 3, 6, 12 हमारा बहुत सिंपल फार्मूला है।
ये आइवरमेक्टिन हफ्ते में 1 दिन फिक्स कर लीजिए। आपको नहीं याद रहता है तो आप संडे चूज कर लीजिए। संडे को बच्चा घर में ही रहेगा, आराम से आपको याद भी रहेगा। सैटरडे कर लीजिए, जो भी आपको शुभ दिन लगता है। हनुमान जी के भक्त हैं तो मंगलवार को कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे तो उस दिन फिक्स कर लें और बच्चे को आइवरमेक्टिन दे दें जब तक बच्चे की ये वैक्सीन नहीं आ पा रही है और वैक्सीन दोनों उसको नहीं लग पा रही है। हर सप्ताह देनी है। तो ये बचाव करेगा। और यही हमारी तरफ से है कि अगर मान लीजिए बच्चा को जाना ही पड़ता है स्कूल, या बच्चे भेजने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो साथ साथ में आइवरमेक्टिन बचाव के लिए आप दे सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने तमाम सारे उपाय बताए। अगर आपको बच्चों को स्कूल भेजना है और बच्चे को स्कूल भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो ये सारे उपाय अपना करके ही आप बच्चे को स्कूल भेजें, तभी कोरोना की तीसरी लहर से आप बच सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।